vouching of payments. So the auditor should vouch the payments, whether it is in cash or check, in the following manner. First point, checking voucher and entry. You can see here, first point is what? Main point is what? Checking voucher and entry. Now see, after that, checking voucher and entry, second one will be what? Checking supporting document. Checking voucher and entry, and then checking what? Supporting documents. बराबर, supporting document तो बहुत important है ना बेटा. Without उसके तो भाई genuineness आप पता ही नहीं कर सकते वैलिड है कि नहीं, राइट? तो ये दो मेन कंसिडरेशन याद रखना है. अब उसके अंदर देखो, फिलहाल चेकिंग वाउचर एंड एंट्री में व्हाट इज गिवन, द ऑडिटर शुड चेक द कैश पेमेंट वाउचर. अगर आपने पेमेंट किया है तो कैश पेमेंट वाउचर, दैट इज डेबिट वाउचर्स, एंड एंट्रीज इन द कैश बुक, राइट है. तो ऑडिटर शुड चेक द कैश पेमेंट वाउचर. ऑडिटर क्या करेगा बेटा? शुड चेक व्हाट? कैश पेमेंट वाउचर, दैट इज डेबिट वाउचर्स, एंड द एंट्रीज इन द कैश बुक. और क्या चेक करेगा? जो एंट्रीज है इन द कैश बुक इन द फॉलोइंग रिस्पेक्ट्स. ठीक है, तो याद रखना, ऑडिटर शुड चेक द कैश पेमेंट वाउचर. भाई अगर पेमेंट हुआ है तो कैश पेमेंट वाउचर चेक करेगा, दैट इज डेबिट वाउचर, एंड एंट्रीज इन द कैश बुक. अब कैश बुक में एंट्री देखेगा ना. अब कैश बुक में पेमेंट हुआ है तो किधर दिखा? कैश बुक में अगर पेमेंट हुआ तो किधर दिखेगा? क्रेडिट साइड में, बाय परचेजेस, बाय सन्ड्री एक्सपेंस, व्हाटएवर. ठीक है, बाय स्टेशनरी, है कि नहीं? सो वो सब चेक करते टाइम पे सबसे पहला चीज तो वही नेम, बराबर है. नेम ऑफ द कंसर्न ऑन द टॉप ऑफ द वाउचर्स, बराबर है. वो नेम किसका होना चाहिए? वाउचर पे क्लाइंट का होना चाहिए. कैश बुक पे सब क्लाइंट का ही नाम होना चाहिए जिसका वो ऑडिटिंग कर रहा है, जिसका वो ऑडिट कर रहा है. सो नेम ऑफ द कंसर्न पढ़ा है आपने पहले भी. डेट किससे रिलेटेड होना चाहिए बेटा? करंट अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड, ये भी आप देख चुके हो. देख रहे हो अभी सब कॉमन पॉइंट. सिर्फ आपको जो मेन हेड है क्या है? पेमेंट से रिलेटेड. पेमेंट से रिलेटेड आपको सब चेक करना है. सीरियल नंबर, कोई नंबर मिस नहीं होना चाहिए. serial number of voucher should be continuous, that is no vouchers or entries should be missed out, right? So continuous होना चाहिए, missing voucher नहीं होने चाहिए बेटा, समझे कि नहीं? So क्या क्या देखा आपने चेकिंग वाउचर एंड एंट्री में? नेम, डेट, सीरियल नंबर, देन हेड्स ऑफ अकाउंट डेबिटेड. अब बेटा एक्सपेंस हुआ है, एक्सपेंस है तो अकाउंट तो डेबिट ही होगा. एक्सपेंस हुआ तो क्या होगा? जो अकाउंट है, कौन सा अकाउंट आपने डेबिट किया? प्रॉपर अकाउंट डेबिट किया है क्या, राइट? सो दिस इज द की एस्पेक्ट ऑफ वाउचिंग द कैश पेमेंट. द ऑडिटर शुड चेक वेदर द हेड ऑफ अकाउंट इज करेक्ट. हेड ऑफ अकाउंट करेक्ट है क्या अकॉर्डिंग टू द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग? आपने प्रॉपर हेड ऑफ अकाउंट डेबिट किया है क्या, वो सब चेक करेगा. आपने एक्सपेंडिचर का प्रॉपर क्लासिफिकेशन किया है क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ पेमेंट इनटू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है. सो दैट इज व्हाट हेड्स ऑफ अकाउंट टू बी डेबिटेड प्रॉपरली. वो सब चेक करेगा कि प्रॉपरली डेबिट हुआ है कि नहीं. हेड्स ऑफ अकाउंट क्या है, क्लासिफिकेशन प्रॉपर किया है कि नहीं, कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. रेवेन्यू मतलब पता ही है सब, राइट है, वो नॉर्मली आपका होते ही रहेगा. कैपिटल एक्सपेंडिचर बार बार नहीं होता. रेवेन्यू में भाई बिजनेस का ऑपरेशंस है, चलाने के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको करना ही पड़ता है, राइट है. कैपिटल एक्सपेंडिचर बार बार होता नहीं है कि नहीं. तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जैसे लाइक सैलरीज हो गए, बराबर है, परचेजेस, सैलरीज, जो भी आपके अदर एक्सपेंसेस है, मालूम पड़ा कि नहीं, स्टेशनरी, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो कि चलते रहता है, रिकरिंग इन नेचर है. कैपिटल एक्सपेंडिचर में कोई परचेज कर लिया आपने, क्या फिक्स एसेट्स, राइट है, फिक्स एसेट परचेज कर लिया, तो ये सब क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, बिग एक्सपेंडिचर. इक्विपमेंट खरीदा, मशीनरी खरीदा, तो प्रॉपरली क्लासिफाई किया है कि नहीं आपने. सो दैट विल बी चेक बाय द ऑडिटर. देन सी व्हाट narration or description. What beta? Narration or description of the transactions and names of the parties involved. So by narration or description of the transaction भी check करना है, और name of the parties involved. This helps the auditor to understand why and to whom the payment is made. वो तो चेक करना ही पड़ेगा, किसको पेमेंट मेड किया है, बराबर है, क्यों पेमेंट मेड किया है, क्या है. तो नरेशन और डिस्क्रिप्शन तो इंपॉर्टेंट है ही ना बेटा. कौन है पार्टी, कौन है पार्टीज इन्वॉल्व, कौन है, राइट है, ये सब चेक करना है. These all to be checked, got it? So ये सब normal theoretical parts है आपके, step by step theory follow करने का, mind में रखने का बेटा, right? Amount in figure and words. What amount in what बेटा? Figure and words. So the amount in words should tally with the amount in figures. मतलब जो amount in figure and words है वो tally होना चाहिए,
एंड देयर शुड बी नो ऑल्टरेशंस, ऑल्टरेशन नहीं होना चाहिए। इसलिए अमाउंट इन फिगर एंड वर्ड्स आप हमेशा देखोगे। सो देख रहे हो आप, ये सारे पॉइंट्स आपने पढ़े हैं ना पहले। अब ये रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू किससे आ गए, वाउचिंग ऑफ पेमेंट से रिलेटेड। सो इन जनरल आपको कॉमन पॉइंट जितने भी है सब याद रखने हैं, सिर्फ आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर क्या है उससे रिलेटेड आपको यूज करना है बस, या आइटम ऑफ इनकम क्या है, राइट है। सो ऑल्टरेशन नहीं होना चाहिए, अमाउंट इन फिगर एंड वर्ड सेम होना चाहिए बेटा। उसके बाद क्या बोल रहा है आपको, नेक्स्ट पॉइंट, सिग्नेचर ऑफ ऑथराइज्ड ऑफिशियल, ये भी आपने पढ़ा है, ऑथराइज्ड ऑफिशियल का साइन होना चाहिए। जो पर्सन वाउचर प्रिपेयर कर रहा है उसका साइन होना चाहिए, टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, सिग्नेचर ऑफ पर्सन मेकिंग एंट्री इन द कैश बुक, जो कैश बुक में एंट्री कर रहा है उसका भी साइन होना चाहिए। और सिग्नेचर ऑफ द पे, बराबर है, सिग्नेचर ऑफ द पे, आपने जिसको पेमेंट किया है सामने वाले ने पैसा रिसीव किया होगा उसका भी सिग्नेचर, राइट है। और अगर पेमेंट 5000 से एक्सीड करेगा, सो दिख रहा है, द पेमेंट शुड हैव साइंड अ रिसिप्ट ऑन अ रेवेन्यू स्टैम्प इफ द सम एक्सीड रुपीज 5000, तो 5000 से ऊपर रहेगा तो रेवेन्यू स्टैम्प के ऊपर सिग्नेचर। सो दिस इज द मोस्ट रिलायबल एविडेंस फॉर अ पेमेंट। तो कॉमन सी बात है ना, ऑथराइज्ड ऑफिशियल का सिग्नेचर, जो पर्सन वाउचर प्रिपेयर कर रहा है उसका साइन, जो पर्सन कैश बुक में एंट्री कर रहा है हाँ इतना पेमेंट हुआ है उसका साइन, पेई का साइन, एवरीथिंग इज कॉमन यार, राइट है कि नहीं। सो सिग्नेचर ऑफ द पेई मींस दिस इज अ प्रूफ दैट द अमाउंट वाज एक्चुअली रिसीव्ड बाय द पेई। तो पेई का सिग्नेचर तो चाहिए ना, आपने पेमेंट किया, सामने वाले ने रिसीव किया है तो उसका साइन तो चाहिए। तो ये प्रूफ होता है कि दैट द अमाउंट वाज एक्चुअली रिसीव्ड बाय द पेई। द पेई शुड हैव साइंड अ रिसिप्ट ऑन अ रेवेन्यू स्टैम्प इफ द सम एक्सीड रुपीज 5000, ये तो कॉमन जनरल पॉइंट है, ठीक है। तो देख रहे हो सिग्नेचर में सब आ गया ना, तो इतना साइन है, इतना आपका सिस्टम है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ही बोलते हैं ना इसको। दिस इज व्हाट, दीज आर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, बराबर है। तो जेन्यूननेस, वैलिडनेस सब कुछ तो होगा ही यार, राइट है, क्लियर। तो ये याद रखना है बेटा सबको। नाउ द नेक्स्ट, ठीक है। अब आपने क्या देखा, चेकिंग वाउचर्स एंड एंट्री, ओके। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, चेकिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। अरे भाई जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो भी चेक करना है कि नहीं बच्चा, क्या बेटा, चेकिंग व्हाट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। सो सी, चेकिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में क्या देखना है आपने, कि जो डॉक्यूमेंट्स है वो पर्टेनिंग टू क्लाइंट है क्या, नॉर्मल। द बिल जो डॉक्यूमेंट्स है शुड पर्टेन टू द क्लाइंट एंड नॉट टू एनी अदर पर्सन और कंसर्न, कॉमन सी बात है। जो बिल रहेगा वो क्लाइंट से रिलेटेड होना चाहिए, पर्टेन्स टू क्लाइंट, डेट करंट ईयर से रिलेटेड, सीरियल नंबर वाइज होना चाहिए, डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन डिटेलिंग होना चाहिए उसका, कि कंटेंट्स ऑफ द बिल हेल्प द ऑडिटर टू अंडरस्टैंड द ट्रांजेक्शन क्या है। भाई डिटेल रहेगा तो ट्रांजेक्शन समझ सकता है ना, और डिटरमाइन कर सकता है कि इसका हेड ऑफ अकाउंट क्या होगा। जेरोक्स से रिलेटेड पेमेंट किया है तो जेरोक्स का हेड अकाउंट क्या बनता है, हेड ऑफ अकाउंट बनता है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, राइट है। उसके बेसिस पे आपने उसमें दिखाया है कि नहीं, बराबर है। तो ये सब देख रहे हो जनरल इन कॉमन, जो कि पहले से आप पढ़ते आ रहे हो, वॉचिंग ऑफ रिसिप्ट से, राइट। सो चेकिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में सेम, पर्टेन्स टू क्लाइंट, डेट आपका करंट ईयर से रिलेटेड, सीरियल नंबर मिस नहीं होना चाहिए, डिटेल होना चाहिए ट्रांजेक्शन का। देन व्हाट इज गिवन नेक्स्ट, आफ्टर दैट अमाउंट, अमाउंट तो देख लिया आपने, अमाउंट भी पहले भी पढ़ा है कि अमाउंट शुड, द ऑडिटर शुड केयरफुली चेक द अमाउंट एज पर बिल, जो बिल में अमाउंट है टैलीज विद द अमाउंट मेंशन इन द वाउचर, बिल और वाउचर का अमाउंट मैच करना चाहिए। अब वाउचर, वाउचर कंपनी ने बनाया है, बिल सामने वाली पार्टी से मिला है जिसको आपने पेमेंट किया है, तो वो सब मैच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, राइट है। सो वो सब कंसिडरेशन में लेगा। सिग्नेचर ऑफ पार्टी, पार्टी का साइन होना चाहिए, कि भाई पार्टी का साइन होगा तभी मालूम पड़ेगा ना कि ये वैलिड है कि नहीं, है कि नहीं बेटा। सो दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच everyone have to remember it. Now in vouching of payment, first we'll study what vouching of purchases. तो vouching of purchases में है क्या, the auditor should vouch the purchases in the following manner. अब मैनर आपको दिया है, सबसे पहले तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चेक करेगा, परचेजेस हुआ है तो उसका वाउचिंग करने के लिए क्या करेगा, सबसे फर्स्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, द ऑडिटर विल गोइंग टू चेक द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, दैट परचेज शुड बी सपोर्टेड बाय, भाई परचेज वाउचर होगा, कैश मेमो या बिल होगा, बिल ऑफ द सप्लायर वो चेक करेगा, डिलीवरी चलान चेक करेगा, डिलीवरी हुआ है उतना आया है कि नहीं आपके पास, ट्रांसपोर्टर का बिल, अब परचेज किया है तो हाथ में तो उठा के लाया नहीं रहेगा,
तो ट्रांसपोर्टर बिल चेक करेगा। गुड्स रिसीव्ड नोट, जब आ चुका है स्टोर में तो गुड्स रिसीव नोट भी तो रहेगा, बनाया होगा ना कि इतना रिसीव्ड हो चुका है गुड्स, बराबर है। गुड्स रिसीव नोट, इंस्पेक्शन रिपोर्ट कि हाँ भाई इंस्पेक्शन किया हमने, वो सब चेक करेगा कि नहीं। हाँ, तो ये तो नॉर्मल अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, वो चेक करना ही है, समझे कि नहीं बेटा। गुड्स रिसीव नोट हो गया, करेक्ट। और अगर इंपोर्टेड आइटम्स है, इंपोर्टेड, तो इंपोर्टेड आइटम के केस में वो इंपोर्ट लाइसेंस देखेगा, बराबर है। क्या चेक करेगा बेटा, इंपोर्ट लाइसेंस, बिल ऑफ एंट्री, ये सब इंपोर्ट के केस में आपको मिलता है, ये सब डॉक्यूमेंट्स। बिल ऑफ एंट्री, कस्टम ड्यूटी रिसिप्ट, बैंक एडवाइस शोइंग द पेमेंट इन रुपीज आफ्टर कन्वर्जन एट एक्सचेंज रेट। सो अगर इंपोर्टेड आइटम्स है तो वो क्या चेक करेगा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में, इंपोर्ट लाइसेंस, बिल ऑफ एंट्री, कस्टम ड्यूटी रिसिप्ट, राइट, बैंक एडवाइस। बैंक एडवाइस, भाई आपने परचेस किया तो आपने पेमेंट किया होगा अगर सामने वाली कंट्री को, बराबर है। तो सामने वाली कंट्री को तो आप रुपीज में दोगे नहीं, तो कन्वर्जन हुआ रहेगा ना। जैसे अभी अमेरिका को पेमेंट किया तो जो डॉलर है, अमेरिकन डॉलर है, उसमें पेमेंट करोगे ना, तो बैंक उसका कन्वर्जन करती है, रुपीज को कन्वर्ट करेगा डॉलर में, फिर पे करेगा उसको, राइट। तो बैंक एडवाइस शोइंग द पेमेंट इन रुपीज आफ्टर कन्वर्जन एट एक्सचेंज रेट, कॉमन पॉइंट, these all are common points buddies, right। so ये वाउचिंग और परचेजेस में पहला सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कि परचेज शुड बी सपोर्टेड बाय ऑल दिस, परचेज वाउचर, कैश मेमो और बिल, डिलीवरी चालान, ट्रांसपोर्टर्स बिल, गुड्स रिसीव्ड नोट एंड इंस्पेक्शन रिपोर्ट, और इन केस ऑफ इंपोर्टेड आइटम्स these all are import license, bill of entry, custom duty receipt, बैंक एडवाइस, समझे कि नहीं। सो ये था आपका क्या बेटा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। सबसे फर्स्ट वाउचिंग में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, एंड देन नेम, क्या बेटा, नेम। अब नेम में देखो क्या बोल रहा है आपको, नेम ऑफ द कंसर्न ऑन परचेज बिल, क्या बेटा, नेम ऑफ द कंसर्न ऑन परचेज बिल, ऑन परचेज रजिस्टर एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। भाई जो भी नेम होगा कंसर्न का, ऑन व्हाट बेटा, परचेज बिल, परचेज रजिस्टर, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, सब पे इसका होना चाहिए, क्लाइंट का ही होना चाहिए ना यार। तो नेम ऑफ द क्लाइंट शुड बी देयर, डेट, जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है करेंट ईयर से रिलेटेड हो, सीरियल नंबर मिस नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। जो भी वाउचर्स है, जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, मालूम पड़ा, सीरियल नंबर और दिन क्या, सीरियल नंबर ऑन द परचेज वाउचर शुड बी कंटिन्यूस एंड टैली विद दोस इन द परचेज रजिस्टर। तो वाउचर्स का भी सीरियल नंबर मिस नहीं होना चाहिए, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो टैली करना चाहिए रिलेटेड टू वाउचर्स, बराबर, परचेज वाउचर से टैली करना चाहिए। अमाउंट, फिगर एंड वर्ड्स में जो भी रहेगा वो सेम हो, टैली करे, करेक्ट। देख रहे हो सब पॉइंट आपको आ रहे हैं कि नहीं, जो वाउचिंग ऑफ अपने पेमेंट्स पढ़ा इन जनरल पॉइंट्स वो सब यूज हो रहा है, ठीक है। तो अमाउंट इन वर्ड बेटा, फिगर एंड वर्ड्स सेम होना चाहिए, टैली होना चाहिए, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से टैली होना चाहिए, किससे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। फिर क्वांटिटी, अब परचेज कर रहे हो तो नॉर्मल सी बात है, आपने रॉ मटेरियल खरीदा होगा, गुड्स खरीदा होगा, तो क्वांटिटी तो होगी, क्वांटिटी तो होगी। तो क्वांटिटी में क्या बोल रहा है, द क्वांटिटी मेंशन्ड इन द परचेज बिल, व्हाट, द क्वांटिटी मेंशन्ड इन द परचेज बिल शुड टैली विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। परचेज बिल में जो क्वांटिटी है शुड टैली विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, दैट इज डिलीवरी चालान, ट्रांसपोर्टर बिल, गुड्स रिसीव नोट, इंस्पेक्शन नोट, एंड जो एंट्री हुआ है इन स्टॉक बुक्स, एंट्री इन स्टॉक बुक्स, उससे टैली करना चाहिए। अब परचेज बिल में कुछ और दिख रहा है, बाकी इधर आपके डिलीवरी चालान, गुड्स रिसीव नोट, ये सब में अलग दिखेगा, तो कुछ ना कुछ तो घपला है, समझा। तो क्वांटिटी शुड टैली, राइट है, क्वांटिटी आपका टैली करना चाहिए, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सबसे मैच करना चाहिए बेटा, करेक्ट है कि नहीं, मालूम बेटा। तो ये सब पॉइंट याद रखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर देयर। फिर सिग्नेचर ऑन वाउचर्स एंड गुड्स रिसीव नोट, क्या बेटा, सिग्नेचर ऑन व्हाट, वाउचर्स एंड जीआरएन, दैट इज गुड्स रिसीव्ड नोट, ठीक है क्या, सिग्नेचर ऑन वाउचर्स एंड जीआरएन। तो द परचेज वाउचर्स शुड बी साइंड बाय हुम, ऑथराइज्ड ऑफिशियल, नॉर्मल सी बात है, ऑथराइज्ड ऑफिशियल का साइन होना चाहिए। पर्सन प्रिपेयरिंग द वाउचर्स, आ गया ना सब, जो मेन अपने हेडिंग्स में देखा था अभी वाउचिंग ऑफ पेमेंट्स में, पर्सन प्रिपेयरिंग द वाउचर, ताकि आप फिक्स कर सको रिस्पॉन्सिबिलिटी को, इट हेल्प्स टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट है। पर्सन प्रिपेयरिंग द वाउचर्स, पर्सन मेकिंग एंट्री, पर्सन मेकिंग एंट्री इन द परचेज रजिस्टर, उसका साइन होना चाहिए। व्हाई, व्हाई,
so as to fix the responsibility for any error. तो उनका साइन होना चाहिए ना भाई, रिस्पॉन्सिबल, भाई हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, हमने चेक किया है, हमने चेक किया ऐसा ये सब बराबर है, तभी तो साइन किया ना रे बाबा, ऑथराइज किया आपने, राइट है। सो ये सब याद रखने का। और जो भी जीआरएन है, गुड्स रिसीव नोट एंड इंस्पेक्शन नोट, बराबर है, वो सब साइन होना चाहिए ना। जिसने गुड्स रिसीव नोट, गुड्स रिसीव किया कि हाँ भाई ये सब आया, गुड्स रिसीव नोट बनाया रहेगा, उसका साइन होना चाहिए, राइट है। इंस्पेक्शन जिसने किया उसका सिग्नेचर होना चाहिए इंस्पेक्शन नोट पे, एवरीथिंग। तो ये सब इतना सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा आपका, ये सब क्या है बेटा, दीज ऑल आर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ही तो है। और क्या है, ये सब आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ही है, समझे कि नहीं, मालूम पड़ा। सो याद रखो, साइन क्या बेटा, किसका किसका, ऑथराइज्ड ऑफिशियल, पर्सन प्रिपेयरिंग द वाउचर्स, पर्सन मेकिंग एंट्री, ये सब होना चाहिए, आपका साइन होना चाहिए, करेक्ट है, ताकि वो ट्रांजेक्शन जेन्युइन है कि नहीं ये सब मालूम पड़े, राइट, क्लियर। फिर क्या बोलता है, सिग्नेचर एंड स्टैम्प ऑफ पार्टी। व्हाट बेटा, जो भी सिग्नेचर एंड स्टैम्प है, पार्टी का सिग्नेचर और स्टैम्प होना चाहिए। मींस द परचेज बिल, व्हाट, द परचेज बिल शुड हैव द सिग्नेचर एंड स्टैम्प और सील ऑफ द सप्लायर। सप्लायर का सील होना चाहिए भाई, वो उसने सप्लाई किया है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सच एज ट्रांसपोर्टर बिल एटसेट्रा शुड आल्सो हैव द सिग्नेचर, स्टैम्प और सील ऑफ द कंसर्न्ड पार्टी टू प्रूव दैट दे आर जेन्युइन। पार्टी का सिग्नेचर, स्टैम्प, सील जो भी रहेगा वो सब होना चाहिए, तभी मालूम पड़ेगा कि हाँ वो ट्रांजैक्शन जेन्युइन है या नहीं। कट ऑफ प्रोसीजर पे फोकस करना है अपने को। कट ऑफ प्रोसीजर मींस द ऑडिटर शुड एग्जामिन whether the entity has instituted adequate cut-off procedure in relation to purchases and purchase returns. Why? To ensure that the transaction pertaining to a current period are recorded in that period and not in a preceding or subsequent period. तो कट ऑफ प्रोसीजर में ध्यान देने का, और कट ऑफ प्रोसीजर में खास करके जो ईयर एंड ट्रांजेक्शन है उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है, राइट है। ईयर एंड ट्रांजेक्शन मालूम पड़ा कि नहीं, कि कोई ऐसा ट्रांजेक्शन तो नहीं हुआ है जो नेक्स्ट ईयर का है, मालूम पड़ा कि नहीं। तो कट ऑफ प्रोसीजर पे उसको फोकस करना है, मालूम पड़ा कि नहीं। समटाइम्स ऐसा होता है कि बिल अभी बन गया, गुड्स बाद में रिसीव होगा नेक्स्ट ईयर में, बराबर है, हो सकता है। या फिर गुड्स अभी रिसीव्ड हो गया, बिल परचेज बिल बना है नेक्स्ट ईयर का, हो सकता है। तो कट ऑफ प्रोसीजर पे उसको ध्यान देना है, मालूम पड़ा, कट ऑफ प्रोसीजर पे ध्यान देना है। जो भी करंट पीरियड से रिलेटेड होगा वही रिकॉर्ड होना चाहिए, सब्सिक्वेंट और प्रीसीडिंग पीरियड का नहीं, करेक्ट। तो कट ऑफ प्रोसीजर जो ईयर इन ट्रांजेक्शन है उस पर उसको फोकस करना ही है बेटा, है कि नहीं, ईयर इन ट्रांजेक्शन पे। तो ये सब याद रखने का। फिर कॉस्ट ऑफ परचेजेस क्या दिया बेटा, कॉस्ट ऑफ परचेजेस। अब कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या बोल रहा है, वाइल एग्जामिनिंग परचेज इनवॉइसेस, जब वो परचेज इनवॉइस एग्जामिन करता है तो ऑडिटर शुड एग्जामिन वेदर सब्सिडीज, rebate, duty drawbacks or other similar items have been properly accounted. ठीक है, उसको परचेज इनवॉइस मींस while examining purchase invoices the auditor should examine whether subsidies, rebate, duty drawback कुछ भी अगर है, ज्यादा करके ये इंपोर्टेड ट्रांजेक्शन में मिलेगा आपको, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, और अदर सिमिलर आइटम्स हैव बीन प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर, हुआ है कि नहीं। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, पता है ना सबको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 क्या है, इन्वेंट्री से रिलेटेड, याद है ना, AS2 related to what? Yes, inventory. As per AS2, cost of purchase consists of purchase price, including what? Including duties and taxes. बराबर है कि नहीं? Including what बेटा? Duties and taxes, freight inward and other expenditure. Freight inward and what बेटा? Other expenditure which is directly attributable, जो भी directly attributable to the acquisitions है। तो परचेज प्राइस में ड्यूटीज एंड टैक्सेस भी होना चाहिए। फ्रेट जो भी नॉर्मल है एक्सपेंडिचर है आपके डायरेक्टली रिलेटेड टू द परचेज, वो सब तो परचेज के कॉस्ट को बढ़ाएगा ही। ये तो आपको पता ही है कि कॉस्ट ऑफ परचेज में भाई परचेज प्राइस तो होगा, इंक्लूडिंग व्हाट, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है परचेज से रिलेटेड, वो सब परचेज के कॉस्ट को क्या करता है बेटा, आपके इंक्रीज करेगा। तो वो भी तो होना चाहिए, बराबर है, कि दैट कॉस्ट ऑफ परचेज कंसिस्ट ऑफ व्हाट, परचेज प्राइस, इंक्लूडिंग व्हाट, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। क्या बेटा, इंक्लूडिंग ड्यूटीज एंड टैक्सेस। लेकिन ड्यूटीज एंड टैक्सेस कौन सा, जो रिकवरेबल नहीं होगा बाद में गवर्नमेंट से,
ऐसा नहीं जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे किया आपने वो बाद में आप गवर्नमेंट से रिकवर कर लो, वो वाला ड्यूटीज एंड टैक्सेस नहीं। क्यों? अरे जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस आपने पेड किया है, अगर वो गवर्नमेंट से आपको रिकवर हो जाएगा, रिफंड मिल जाएगा, तो वो थोड़ी आपका परचेज कॉस्ट होगा, वो तो आपको इन फ्यूचर रिफंड मिल रहा है ना, तो उसको इंक्लूड नहीं करना है। जो नहीं रिकवरेबल है, बरोबर है, वो आपको इंक्लूड करना है। फ्रेट इनवर्ड, जो फ्रेट इनवर्ड है वो सब आपको इंक्लूड करना है बेटा। तो कॉस्ट ऑफ परचेज में आपको पता ही, आपने देखा ही है बेटा, परचेज प्राइस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी है रिलेटेड टू परचेजेस दैट विल बी इंक्लूडेड। तो वो सब ऑडिटर को ध्यान से चेक करना है कि कौन कौन से आइटम्स है, सब इंक्लूड हुए हैं कि नहीं, एवरीथिंग बराबर है, मालूम पड़ा। हाँ, और जो ट्रेड डिस्काउंट्स है, ये सब ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट या ड्यूटी ड्रॉबैक जो मिल गया है एंड अदर सिमिलर आइटम, ये सब आइटम जो माइनस करने वाले आइटम है वो कॉस्ट ऑफ परचेज में से डिडक्ट हुए हैं क्या, वो सब चेक करना है। ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट, ड्यूटी ड्रॉबैक्स एंड अदर सिमिलर आइटम्स वो डिडक्ट हुआ है कि नहीं कॉस्ट ऑफ परचेज में से, राइट। सो दीज ऑल आइटम्स यू हैव टू रिमेंबर इट कि कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या प्लस होना चाहिए, क्या माइनस होना चाहिए। और ये सब ऑडिटर क्या करेगा, चेक करेगा कि हाँ ये सब प्रॉपरली हुआ है कि नहीं, तो आपका कॉस्ट ऑफ परचेज क्या है, अमाउंट क्या है, और वो सबका पूरा जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी वेरीफाई करेगा, राइट। प्रोसीजर देखेगा, लॉ देखेगा, बराबर है, क्या लॉ है उसके बेसिस पे सब कुछ हुआ है कि नहीं। फिर एरर्स एंड फ्रॉड्स, क्या बेटा, अब एरर्स एंड फ्रॉड्स में तो नॉर्मल पॉइंट है कि भाई ऑडिटर को ऑडिट करते टाइम पे ये सब फोकस में रखना है, ध्यान में रखना है, कंसिडरेशन में करना है कि कोई एरर, देयर आर नो एरर ऑफ कमीशन और ओमिशन, कुछ एंट्री मिस नहीं होनी चाहिए, कुछ गलत कमिट नहीं करना चाहिए, मैथमेटिकल एरर, कास्टिंग एरर, पोस्टिंग एरर, ये सब उसको ध्यान में रखना है, ये सब तो उसका नॉर्मल ड्यूटी है कि वो सब देखना ही है बेटा उसको, कि कोई एरर्स ऑफ ओमिशन या कमीशन नहीं होना चाहिए, राइट। फिर क्या बोलता है, रिकंसिलेशन, क्या बोल रहा है बेटा, रिकंसिलेशन। अब रिकंसिलेशन सबको पता है, रिकंसिलेशन क्या होता है, एवरीवन नोस। रिकंसाइल करना मतलब दो आइटम को मैच करना, राइट है। सो ऑडिटर शुड रिकंसाइल, जिसके लिए रिकंसिलेशन में आपने पढ़ा होगा ना 11th क्लास में, क्या, रिकंसिलेशन ऑफ कैश बुक एंड बैंक बुक, कि भाई कैश बुक और बैंक बुक को आप रिकंसाइल करते हो, रिकंसाइल, बराबर है, और दोनों में क्या डिफरेंस है उसके बेसिस पे, यस, करेक्ट, ठीक है, तो याद रखना। तो बेटा वाउचिंग ऑफ परचेजेस में रिकंसिलेशन में क्या बोल रहा है बेटा, ऑडिटर शुड रिकंसाइल द रॉ मटेरियल स्टॉक, क्या, ऑडिटर शुड रिकंसाइल व्हाट, द रॉ मटेरियल स्टॉक अकाउंट, दैट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस कंजम्पशन, ठीक है। अभी ऑडिटर को रिकंसाइल करना है रॉ मटेरियल स्टॉक अकाउंट को। अब नॉर्मल सी बात है, देखो आपने नॉर्मल फॉर्मूला क्या पढ़ा है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस कंजम्पशन, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस कंजम्पशन इज इक्वल टू क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक, इतना क्लोजिंग स्टॉक है। रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला वो अलग है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, वो रॉ मटेरियल कंज्यूम का है, बराबर है। लेकिन आप अगर क्लोजिंग स्टॉक निकालोगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ ओपनिंग प्लस परचेज माइनस कंजम्पशन, कितना आपने रॉ मटेरियल कंज्यूम किया है। सो ही शुड ऑल्सो चेक दैट कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल टैलीज, जो कंजम्पशन, जितना रॉ मटेरियल आपने कंज्यूम किया है वो टैली कर रहा है क्या प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स से, जो फिनिश गुड्स आपने प्रोड्यूस किया है उससे टैली कर रहा है कि सॉरी, उससे टैली कर रहा है कि नहीं। तो ऑडिटर शुड चेक दैट कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल टैलीज विद द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स, कि भाई कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ है, कितना फिनिश गुड्स निकला है, उसके बेसिस पे टैली हो रहा है कि नहीं, बराबर है, कितना मटेरियल आपने यूज किया है उसके बेसिस पे फिनिश गुड्स कितना निकला है, वो सब मैच करना है, रिकंसाइल करना ही है उसको, राइट है। और कुछ अगर उसको डिफरेंस निकलेगा तो फिर नॉर्मल सी बात है, वो रिपोर्ट करेगा, राइट, क्लियर। फिर 13th वन क्या बोल रहा है आपको, पेमेंट टू रिलेटेड कंसर्न, पेमेंट टू व्हाट बेटा, रिलेटेड। अब पेमेंट टू रिलेटेड कंसर्न में द ऑडिटर शुड वेरीफाई वेदर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 आर complied with. Thus, if the purchases are made from a concern in which director is interested, अभी समझो डायरेक्टर ने किससे खरीदा है, जिस कंपनी में या जिस कंसर्न में उसका इंटरेस्ट ज्यादा है, मतलब उसका इंटरेस्ट है, बराबर है, मालूम पड़ा, डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड, हो सकता है उसने उस कंपनी में शेयर्स लिया हो या उसका कुछ कनेक्शन हो, शुड बी सैंक्शनड बाय अ रिजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ऐसा कोई भी परचेज अगर करेगा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होनी चाहिए, उसमें रिजोल्यूशन पास होना चाहिए कि हाँ भाई आप उस कंपनी से परचेज कर सकते हो।
और परचेज कॉन्ट्रैक्ट बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? परचेज कॉन्ट्रैक्ट शुड बी एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बराबर है। तो इसमें अंडर सेक्शन 188 और 189 लगता है ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, द ऑडिटर शुड वेरीफाई द मिनट्स बुक एंड द कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर। तो ऑडिटर को वो मिनट्स बुक देखना है कि भाई रिजोल्यूशन पास हुआ है क्या, कि भाई इस कंपनी में डायरेक्टर का इंटरेस्ट ज्यादा है, तो डायरेक्टर ने कहीं जानबूझ के उधर ही से परचेज तो नहीं किया उसको प्रॉफिट दिलाने के लिए। बराबर है, हो सकता है, कर सकता है ना। बराबर। तो उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, जितने भी डायरेक्टर्स है उनका मीटिंग होना चाहिए, रिजोल्यूशन पास होना चाहिए कि हाँ हम उस कंपनी से परचेज कर सकते हैं, मेरा इंटरेस्ट है लेकिन। बराबर है, हम सब जानते हैं कि मेरे वो गलत काम नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, डायरेक्टर कर सकते हैं ना कुछ भी, गलत काम तो कर सकते हैं, तो मेरा ऐसा कोई वो फेवर नहीं है कि ऐसा है वो कंपनी का माल अच्छा है, वो लोग अच्छा सप्लाई करते हैं इसलिए हम परचेस कर रहे हैं, बस वो चीज़ है, बाकी ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, उनको प्रॉफिट दिलाना है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो एंड परचेस कॉन्ट्रैक्ट, और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग्स होगा तो रेजोल्यूशन होगा, रेजोल्यूशन होना चाहिए, परचेस कॉन्ट्रैक्ट बनना चाहिए, शुड बी एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स अंडर सेक्शन 189। तो ऑडिटर को ये सब वेरीफाई करना है, ऑडिटर को क्या करना है बेटा, ये सारे वेरीफाई करना है, मिनट्स बुक की रिजोल्यूशन जो पास हुआ है और कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर, क्या बेटा कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर भी वेरीफाई करना है। ठीक है, तो पेमेंट टू रिलेटेड कंसर्न में ये ध्यान देना है ऑडिटर को। और फिर क्या बोलता है, डिस्क्लोजर वाइड रिवाइज शेड्यूल 3 सबको पता है। अब डिस्क्लोजर में भाई जो परचेज होता है, क्या बेटा जो भी परचेज किया है कंसर्न ने, वो कहाँ दिखाते हो आप? यस, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। क्या बेटा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में दिखाओगे, अगर आपने स्टॉक खरीदा है तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड हो गया। किसमें? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अंडर एक्सपेंस की हेडिंग में दिखता है। किधर भाई? परचेज आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस की हेडिंग रहेगी, और उसमें भी क्या, आपने अगर स्टॉक खरीदा है मतलब गुड्स खरीदा है तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में दिख जाएगा। ठीक है, और अगर आपने रॉ मटेरियल खरीदा है, रॉ मटेरियल, तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम में दिख जाएगा, किसमें? कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल या कंजम्पशन ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, अगर आपने रॉ मटेरियल खरीदा है, राइट, तो वो कौन से सब हेड में दिखेगा? देखो मेन हेड आपका एक्सपेंस रहेगा, एक्सपेंस में किधर दिखेगा? कंजम्पशन ऑफ, एक्सपेंस में किधर शो करोगे आप? कंजम्पशन ऑफ मटेरियल्स। और अगर आपने रॉ मटेरियल नहीं, आपने स्टॉक ही खरीदा है, गुड्स खरीदा है, तो वो किधर दिखेगा? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। समझे कि नहीं? तो वो प्रॉपरली शो किया है कि नहीं? मटेरियल खरीदा है तो कंजम्पशन ऑफ मटेरियल में दिखना चाहिए, कंजम्पशन ऑफ मटेरियल के सब हेड में दिखना चाहिए वो। अगर आपने स्टॉक खरीदा है तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में आना चाहिए, दैट्स इट। और इनकम टैक्स एक्ट, द इनकम टैक्स एक्ट डिसअलाउज, अब देखो इनकम टैक्स एक्ट में क्या बोल रहा है, द इनकम टैक्स एक्ट डिसअलाउज 100% ऑफ अमाउंट पेड इन कैश एक्सीडिंग 10,000 एट अ टाइम। अब देखो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से क्या, अगर 10,000 के ऊपर आपने कैश पेमेंट किया है गुड्स परचेज करने के लिए या मटेरियल परचेज करने के लिए, तो उसके ऊपर आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ऑडिटर को देखना है ऐसा कोई पेमेंट है क्या जो 10,000 के ऊपर है और वो भी कैश में है, तो उसके ऊपर आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसका टैक्स बेनिफिट आप नहीं ले सकते। समझे कि नहीं? तो वो सब चेक करना है, ऑडिटर शुड चेक वेदर एनी सिंगल कैश मेमो फॉर कैश परचेज एक्सीड ₹10,000, ऐसा कुछ है क्या, क्योंकि उसके ऊपर आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा 10,000 के ऊपर रहेगा तो चेक से पेमेंट करो, ऑनलाइन ट्रांसफर करो, दैट्स इट। बराबर है कि नहीं? सो ये सारे प्रोविजन ऑडिटर को क्या करने हैं, चेक करने हैं। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आपका वाउचिंग और परचेज, जो कि बड़ा है बट आपको याद रखना है, जो मेन मेन पॉइंट्स है वो यहाँ मैंने कंसिडर किया है बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, इतना याद रखना, ये सब पढ़ के रखना, और सब मैंने नोट्स अपलोड कर दिया है क्लासरूम पे। ओके, क्लियर? ओके, चलो बाय बाय, हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।